हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं श्वसन रेस्पिरेशन। उसमें हम कोशिकीय श्वसन सेल्यूलर रेस्पिरेशन की शुरुआत कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा। आज हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं क्रेब्स चक्र या जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए ग्लाइकोलिसिस रिकॉल कर दूं 1 मिनट में तो आपको याद आ जाएगा। ग्लाइकोलिसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड में बदल जाता है। एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नस नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे ईएमटी पाथवे कहते हैं। इस प्रक्रिया में कुल 10 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी कोशिका के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं और नेट प्रॉफिट या लाभ 8 एटीपी का होता है। इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस से हमें 8 एटीपी मिलते हैं। यहां तक की प्रक्रिया हुई कहां पर? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में। अब कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से जो पायरुविक एसिड बना है उस पायरुविक एसिड को जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए वो एक दूसरे कंपाउंड में बदलता है। अब उसकी कहानी अपन समझते हैं। ठीक, तो अपन ने क्या कहा कि अभी तक क्या हो गया, जो कोशिका में ग्लूकोज था ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से बदल चुका है किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सक रहा है, तो अब ऐसा कुछ बनाना होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाए। तो इसके लिए क्या होता है, हमने भोजन के साथ, भोजन में हमने जो प्रोटीन लिया है, जब उस प्रोटीन का पाचन या डाइजेशन होता है तो ये प्रोटीन बनाता है एमिनो एसिड। ठीक, ये एमिनो एसिड आके जुड़ता है इस पायरुविक एसिड से। जब हम भोजन में फैट या वसा को ग्रहण करते हैं तो पाचन के बाद ये बदल जाता है फैटी एसिड में, और फैटी एसिड आके फिर जुड़ता है किससे? पायरुविक एसिड से। देखो, तीन ही चीजों का पाचन होता है। कुल अपन पोषक तत्व लेते हैं 6: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और पानी। लेकिन मिनरल्स, विटामिन और पानी इनका पाचन नहीं होता, इनका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इनका पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज बना जो पायरुविक एसिड में बदल गया। प्रोटीन को हमने खाया, पाचन से एमिनो एसिड में बदला। फैट को हमने भोजन के रूप में लिया, पाचन से फैटी एसिड से बदला। ये फैटी एसिड एमिनो एसिड आके पायरुविक एसिड से मिलते हैं और पायरुविक एसिड निर्माण करता है एक नए कंपाउंड का, और जब इसका निर्माण होता है तो उस समय पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। अब कहानी समझो। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, C6H12O6 6 कार्बन वाला। पायरुविक एसिड बना C3H4O3 जिसमें 3 कार्बन है। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, 3 दूनी 6, तो इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, मतलब एक कार्बन और निकल गई। अब जो बनेगा उसमें 2 कार्बन होंगे, तो 2 कार्बन वाला सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम ए। थोड़ी नाम ही भारी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एसिटिल कोएंजाइम, को मतलब सहायक वाला को, जैसे को पायलट, को पैसेंजर होता ना, को साथ वाला, तो कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम है, ये एसिटिल कोएंजाइम आसानी से अब जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एसिटिल कोएंजाइम पहुंच जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद चालू हो जाएगा क्रेब्स चक्र। ये भी बहुत लंबी प्रक्रिया है, 10 स्टेप होते हैं। इसमें तो और ज्यादा कंपाउंड बनते हैं, 13-14 कंपाउंड बनते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं।
लेकिन अभी आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी अपन को इतना लोड नहीं लेना, अपन अभी बिल्कुल सिंपल पढ़ रहे हैं। जब नीट या अपन किसी टारगेटेड बैच को करेंगे ना जब, तो अपन वहां पर इसकी डिटेल पढ़ते हैं। अभी ग्रेड 3 के हिसाब से आपको इसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं। बस आप ये याद रखो कि पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला है, जो 2 कार्बन वाले एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल गया, और ये एसिटिल कोएंजाइम पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में चलने लगी क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। अब अपन देखते हैं कि अब इसमें आगे क्या होगा। ठीक, मैं बिल्कुल जो बेसिक आपको बता रहा हूं आप उसको अच्छे से याद कर लेना, बाकी आपको इससे ज्यादा बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। ग्रेड 3 के हिसाब से है ना, या रेलवे एसएससी के हिसाब से। अब जो इसी की बायो की टारगेटेड तैयारी करेंगे उनको तो फिर सब याद होना चाहिए। तो देखिए क्रेब्स चक्र में क्या हुआ, एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन वाला है, ये मिलेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, ठीक, जिसमें होते हैं 4 कार्बन। कैसे बना क्या आया आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, आप बस याद कर लो इनको, क्योंकि बनने की प्रोसेस बहुत टफ है, मैं बार बार बता रहा हूं। ये एसिटिल कोएंजाइम जिसके पास 2 कार्बन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जिसके पास 4 कार्बन है, ये दोनों मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसमें 6 कार्बन है, 2 और 4 6 हो जाएगा। वो कंपाउंड होता है सिट्रिक एसिड, C6H8O7, ये कहलाता है सिट्रिक एसिड। तो यहां से आपको क्वेश्चन याद रखना है, क्रेब्स चक्र में बनने वाला पहला कंपाउंड या पहला यौगिक क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। पहला कंपाउंड यहां पर सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड जो आप कहना चाहें, सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए इसे क्रेब्स चक्र को सिट्रिक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, सिट्रिक साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहला कंपाउंड बन रहा है सिट्रिक एसिड जिसमें कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन। ठीक, और इसका दूसरा नाम है TCA साइकिल। TCA बोले तो इसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई का मतलब हो गया 3, कार्बोक्सिलिक मतलब आप जानते हैं जब COOH ग्रुप जुड़ता है, COOH क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप, उसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब वहां पर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, TCA। चाहो तो समझ लो, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो सिट्रिक एसिड क्या है, C6H8O7, इसको अपन लिखेंगे कैसे, ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, यहां पर लगा है COOH, यहां पर है CH2COOH, यहां पर है CH2COOH, और यहां पर जुड़ा हुआ है OH। ठीक, उतना ही हो गया। कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 8, 1 2 3 4 5 6 7, और C6, ओ हाइड्रोजन का तो गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये है 8, हाइड्रोजन 8। ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये इसको लिखने का तरीका हो गया। अब जब अपन इसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको कहते हैं, COOH 1, COOH 2, COOH 3 बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया है, इसलिए इसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और जिस वैज्ञानिक ने खोज की उनके नाम पे तो ऑलरेडी है, क्रेब्स चक्र, भी नाम पढ़ रहे हैं, क्रेब्स साइकिल, तो 3 नाम हुए, क्रेब्स साइकिल, पहला कंपाउंड सिट्रिक एसिड बना इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल, और सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक समूह हैं इसलिए TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक,
और एसिटिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बनाता है। ठीक, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी बहुत लोड लेके याद रखने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है आपके लिए। लेकिन हाँ, ये जितना है ये अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें फिर कुछ घपला नहीं करना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये पूरा याद करना। ठीक, चलो इसके और पॉइंट देखते हैं। तो अगली बात आती है डिस्कवरी। तो जैसा कि नाम है क्रैब, वहीं से समझ जाओ, इसकी खोज की है हैंस क्रैब। साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रैब और उन्हीं के नाम से बन गई है क्रेब्स साइकिल। जैसे एमडेन, मेयरहॉफ और पार्नस के नाम से अपन ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते थे? ईएमपी पाथवे। फिर अगला आपसे पूछेगा क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया कहां होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर आपसे पूछेगा कि क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, तो आप कहेंगे कि क्रेब्स साइकिल में पाइरुविक एसिड बदल जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलिक नहीं है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड कुछ और होता है ना, उसका फॉर्मूला है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, इसको अपन कहते हैं शॉर्ट में OAA। पाइरुविक एसिड में कितने कार्बन रहते हैं? 3, और ये बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जिसमें होते हैं 4 कार्बन। बीच में बहुत सारी प्रोसेस होती है, अपन उसमें नहीं फंसेंगे। जब ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है तो यहां पर निर्माण होता है 30 एटीपी का। कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 30 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, और ग्लाइकोलिसिस में बन रहे थे 8 एटीपी। इस प्रकार से कुल हमें कितने एटीपी मिल गए? 38। अब एक बहुत बड़ा यहां पर ट्विस्ट है, आपको याद रखना है। यदि आपको याद है, थोड़ा सा रिलेट करेंगे इसको, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का अणु टूटकर 2 पाइरुविक एसिड बनाता है। 2 पाइरुविक एसिड, जिसको थोड़ा डाउट हो पुरानी वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन है, ये टूटकर पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए? फिर से 3 कार्बन के 2 हो गए। अब ये जो 2 पाइरुविक एसिड है, ये दोनों पाइरुविक एसिड पहुंच गए कहां पर? क्रेब्स चक्र में, और क्रेब्स चक्र में पहुंचकर ये बना रहे हैं 30 एटीपी। ठीक, अलग अलग एंजाइम, अलग अलग काम, कितने एटीपी बन रहे हैं? 30। ठीक है, सब सही। अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि, ये समझना अच्छे से, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पाइरुविक एसिड टूटकर, ब्रेक डाउन होकर टूटकर कितने एटीपी बनाता है? अब यहां आपको लगाना है दिमाग। आपके ऑप्शन में 30 एटीपी पहला ऑप्शन रहेगा, जिसको आप बिल्कुल एक्साइटेड होकर टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। लॉजिक लगाओ, 2 पाइरुविक एसिड 30 एटीपी बना रहे हैं पूरी क्रेब्स साइकिल को चलाकर, तो यहां पर सिर्फ पाइरुविक एसिड लिखा है, मतलब एक पूछ रहा है। जब 2 मिलके 30 बना रहे हैं तो सीधी सी बात है, एक कितने बनाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 एटीपी। तो 30 को टिक कर कर खुश मत हो जाना, वो गलत हो जाएगा। पाइरुविक एसिड कितने एटीपी बनाता है? 15। और जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो एक ग्लूकोज से 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं, मतलब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया 2 बार होती है, इसलिए वहां पर बनने वाले एटीपी की संख्या होती है 30। ग्लाइकोलिसिस से 8 और क्रेब्स चक्र से कितने बन जाते हैं? 30। इस प्रकार एटीपी की संख्या हो जाती है 38। ठीक, हैंस क्रैब को इनके इस काम के लिए आगे चल के नोबेल प्राइज भी मिला था।
लेकिन ठीक है, वो अब आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए, तो ये जो है कहानी हो गई क्रेब्स चक्र। अब क्रेब्स साइकिल या अपन ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो वहां कुछ शब्द आते हैं। वो शब्द क्या है ये तो अब थोड़ा आपको इतने शॉर्ट में समझ आना मुश्किल है, लेकिन हाँ, आप जो है ये जरूर समझ सकते हैं कि उनकी कहानी कैसी क्या है। ठीक, बाकी वो शब्द क्या है, कहां से आए, अभी नहीं समझ पाएंगे आप, और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है भी नहीं। मैं शब्द बताता हूं, आप समझना। एक टर्म यूज होता है NADH, एक टर्म होता है FAD, फिर होता है GTP, और फिर तो आप जानते हो ATP। ये यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर में एनर्जी या ऊर्जा बनाने में मदद करते हैं। बस आप इतना याद रखो। जब कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो उस कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में अलग अलग यौगिक बनते हैं जो ऊर्जा बनाते हैं। उन्हीं यौगिक के नाम है NADH, FAD, GTP, ATP। बस आपको फुल फॉर्म याद रखना है, और एक इनका पॉइंट होता है वो मैं बता रहा हूं, तो समझे। NADH का पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और H लिखा है तो वहां पर H का मतलब है हाइड्रोजन। कभी कभी पेपर में सिर्फ NAD पूछ लेता है, तो NAD पूछे तो समझ जाना, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक, लिख दे रहा हूं मैं हिंदी में भी, निकोटिनामाइड एडिनिन, या एडिनाइन भी पढ़ते हैं कुछ लोग, डाई न्यूक्लियोटाइड, और H से हाइड्रोजन। बस आपको इतना याद, थोड़ा मेहनत है, थोड़ा टर्म कठिन है, बस याद कर लो आप इतना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना। एक पॉइंट और है तो वो सिंपल है, भी समझ जाओगे। फिर यदि अपन बात करें FAD की, तो FAD का मतलब होता है फ्लेविन। ठीक, FA से यहां पर भी क्या हो जाएगा, एडिनिन, और D से यहां पर भी क्या हो जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक, फ्लेविन विटामिन B2 से बनता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, उससे बनता है, इसलिए फ्लेविन नाम है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। आते हैं ये फुल फॉर्म, आपको याद होना चाहिए, थोड़ी मेहनत है पर करेंगे। अब है GTP, ये तो बन जाएगा। ATP आपसे बनता है तो GTP बन जाएगा। ATP का क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसका क्या होता है, ग्वानिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्वानिनोसाइन भी कह सकते हो आप, ट्राइफॉस्फेट। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, थोड़ी उनको दिक्कत हो रही होगी। क्या होता है, जो DNA RNA होते हैं ना, उनमें 4 बेस होते हैं, क्षार होते हैं, 4 बेस, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उनके नाम पे ये नाम है एडिनिन। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिन तो ग्वानिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ATP का तो आपको पता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बस इससे ज्यादा आपको इस कहानी में नहीं फंसना है। ठीक,
Na आ जाए, H ना लगे रहे तो निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और H लगा रहे तो हाइड्रोजन। उसी प्रकार यदि FD के बाद H लगे तो समझ जाना है H का मतलब क्या है, यहां पर भी हाइड्रोजन। इनमें H नहीं लगता। ठीक, अब एक और पॉइंट है इनसे रिलेटेड, वो देख लो। ठीक, CaDH और इन्हीं सब की बात है। जो नोट्स बना रहे हैं लिख रहे हैं तो पॉज करके और इनके फुल फॉर्म याद से अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए समझेंगे। NaDH, एक NaDH का मॉलिक्यूल, एक मान लो कहीं पर यदि एक NaDH बन रहा है तो वो बराबर होता है 3 ATP के। यदि कहीं पर एक मॉलिक्यूल बन रहा है FAD का तो ये बराबर होता है 2 ATP का, और यदि एक GTP का मॉलिक्यूल बन रहा है तो ये एक ही ATP के बराबर रहेगा, और ATP तो ATP है, खुद के ही बराबर रहेगा। ठीक, एक NaDH बराबर 3 ATP, एक FAD या FADH2 बराबर होता है 2 ATP, एक GTP बराबर 1 ATP और एक ATP बराबर तो 1 ATP होगा। ये कैलकुलेशन में पूछता है आपसे, इसलिए आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा किसी प्रक्रिया के दौरान, किसी प्रोसेस या प्रक्रिया के दौरान कोशिका में 4 NaDH और 3 FADH बने तो बताइए कोशिका में कुल कितने ATP बने। तो अपन को बताना है टोटल नंबर ऑफ ATP, इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। 4 NaDH बने मतलब 4 गुणित 3 इज इक्वल टू 12 ATP, और 3 FADH बने तो इक्वल टू, यहां से आप देखिए FADH की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 ATP, कुल कितने ATP बन गए 18। ये कैलकुलेशन आती है ना, घुमा के, ऐसा लिखा नहीं आएगा डायरेक्ट, बहुत घुमा के पूछता है कि कोई ऐसा जानवर है जिसके अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, इतने NADH बन गए, इतने GTP बन गए, तो बताइए अंत में उसे कितने ATP का लाभ हुआ। तो ये वैल्यू याद रखो, NADH, एक NADH बराबर 3 ATP, एक FAD बराबर 2 ATP, एक GTP बराबर 1 ATP और एक ATP बराबर तो 1 ATP ही होगा। ठीक, चलिए तो यहां पर अपनी कहानी समाप्त होती है क्रेब्स चक्र की। ठीक, क्रेब्स चक्र यहां पर होता है समाप्त। आपको इतना ही याद रखना है, अच्छे से बस इसी को याद रख लेंगे, इससे ज्यादा आपको बहुत लोड नहीं लेना है इसका। ठीक, और बाकी वो वाला पॉइंट तो याद होगा, लास्ट वीडियो में ही पढ़े थे अपन कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया से ही ATP का निर्माण होता है, सॉरी, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया से ही कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, तो मैं पिछली वीडियो में लिखा चुका हूं, उस पर अपन फिर से जिक्र नहीं करेंगे। ठीक, ये आखिरी में लगेगा तो करेंगे, पर अभी कंटिन्यू करें। अगला होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। समझना, बहुत सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना। 2 साइकिल्स हुई, सबसे पहले हुई ग्लाइकोलिसिस और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में चली हमारी क्रेब्स साइकिल। यहां तक पहुंच गए अपन। जब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया चली तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए। क्रेब्स चक्र हुआ तो भी बहुत सारे हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए। अब ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन का क्या करें, अपन तो भाई ATP के रूप में ऊर्जा बना लिए, ठीक है, और क्रेब्स साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिए, रेस्पिरेशन से बाहर। अब इस हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन का क्या करें, तो ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन आखिरी में जाके पहुंचते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको याद होगा वो आंसर दे सकता है, ये पहुंचते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में। कल ही डायग्राम बना के समझे थे, ये यदि माइटोकॉन्ड्रिया है
तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें अपन कहते हैं क्रिस्टी। इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, क्रिस्टी के अंदर मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स चक्र, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये है क्रिस्टी। इस क्रिस्टी में फिर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया से बनी हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन का क्रिस्टी में पहुंच जाना। ठीक, ये आप इतने समझ गए। अब क्रिस्टी में पहुंचेंगे जब ये, तो क्या होगा, बड़ी बात आती है ये पहुंच गए यहां पर तो क्या होगा। तो जब ये पहुंचते हैं क्रिस्टी में तो बहुत यहां पर भी लंबी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाते हैं, ये वो। तो यहां पर फिर निर्माण होता है H2O का। तो जल का निर्माण, श्वसन की प्रक्रिया में जल का निर्माण कैसे होता है, तो वो होता है ETS से, है ना। देखो पॉइंट जल्दी से देख लो। एनर्जी कहां कहां बनती है, तो एनर्जी ग्लाइकोलिसिस में भी बनती है और क्रेब्स चक्र में भी बनती है। 1 से 8 एटीपी आ जाएगा, 1 से 30 38। फिर आपसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड केवल क्रेब्स साइकिल से बनती है। और पानी कहां से बनता है, तो पानी केवल बनता है किससे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। यही तो है अपना ग्लूकोज, अपन खाना के साथ खाए थे, ऑक्सीजन श्वसन से ले लिए, जब बना तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा, इसी को तो अपन श्वसन कहते हैं। इस प्रकार जल के निर्माण के लिए हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, ये जो है ये कहानी यहां पर हमारी हो जाती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या जिसे अपन कहते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक, कोशिकीय श्वसन यहां पर होता है समाप्त। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, हालांकि इतना आया नहीं है पर एक आध बार कभी पूछा हुआ, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को ले जाने का काम किसका है। एक दो नाम अपन पढ़ लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कैरियर या इलेक्ट्रॉन वाहक क्या होते हैं। नाम ये ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन को ले जाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो उस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ बांधकर, बॉन्ड बनाकर कुछ तो होगा जो लेकर जाता होगा। तो उन्हीं के एक दो नाम आप यहां याद रखेंगे। पहला जो कैरियर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसका नाम है साइटोक्रोम, CYT से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी इसका नाम है साइटोक्रोम। बहुत सारे होते हैं ना, साइटोक्रोम A होता है, साइटोक्रोम B होता है, साइटोक्रोम E होता है, साइटोक्रोम A3 होता है, बहुत सारे याद रहे तो ठीक, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। साइटोक्रोम शब्द तो आप याद कर लो, इलेक्ट्रॉन कैरियर। फिर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है FeS, तो ये सिंपल है। Fe का मतलब क्या होता है, आयरन, आयरन को अपन Fe कहते हैं ना, और S से मतलब क्या होता है, सल्फर। तो FeS का मतलब होता है आयरन सल्फर इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन वाहक या इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक, फिर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है कॉपर, तांबा, Cu। ये प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाकर और इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, प्रोटीन के साथ बॉन्ड बनाकर। ठीक, फिर अगला होता है यूनिक्यूनोन, यूनिक्यूनोन, ये याद रखें ना, UQ से दर्शाते हैं, यूनिक्यूनोन। ठीक, ये मेजर इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन वाहक हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रकाश संश्लेषण में भी थे, पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण था ना उसमें भी इलेक्ट्रॉन कैरियर थे, जैसे उसमें साइटोक्रोम था, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, ठीक, प्लास्टोक्यूनोन,
प्लास्टोसाइनिन, ये सब वहां पर इलेक्ट्रॉन कैरियर थे, कंफ्यूज नहीं होना। श्वसन के इलेक्ट्रॉन कैरियर है साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम ई, साइटोक्रोम ए3, उसमें B6 और F ये सब थे। FeS, Fe मतलब आयरन, S का मतलब सल्फर और इलेक्ट्रॉन कैरियर। कॉपर प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन ले जाता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन कैरियर। और फिर होता है यूनिक्यूनॉन, है ना, ये याद रखना, यूनिक्यूनॉन या यूनिक्यूनॉन, ये जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले जाता है, UQ से दर्शाते हैं। और एक और होता है, हालांकि नहीं आता पेपर में पर रेफरेंसेस बुक में रहता है, आप अच्छी वाली रेफरेंस बुक पढ़ोगे ना, उसमें FMN नाम आपको जरूर देगा। F से तो आप दिमाग लगा लो, फ्लेविन, अब भी याद करे थे। M का मतलब है मोनो, और मोनो है तो क्या हो जाएगा, एक, और न्यूक्लियोटाइड। अब भी FAD पढ़ेगा ना, उसी का भाई है, समझ लो। ये भी किससे उत्पन्न होगा, विटामिन B2 से। ना रहे याद कोई बात नहीं, बिल्कुल लोड नहीं लेना, लेकिन मैं ऐसी चीजें एडिशनल बता देता हूं कि जो साइंस बैकग्राउंड से है, या जिसकी मेमोरी अच्छी है, या जिसको इंटरेस्ट है, जो याद रखना चाहता है तो वो याद कर ले, इसलिए मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताता हूं। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको रिलेट करने में बहुत दिक्कत जाती है, आप छोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमारा कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन समाप्त होता है। अभी तक की वीडियो से हम ये समझ गए कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे टूटता है, किस प्रकार हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है, और किस प्रकार हमें 38 ATP का लाभ होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यदि इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप कोई अपना सजेशन देना चाहें तो वो सुझाव भी आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साइंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।